Hello बच्चों, welcome back to our channel. So today we are going to complete that is your new topic जिसमें हम replication that is mechanism of replication के बारे में पढ़ेंगे. तो अगर मैं लास्ट टॉपिक की बात करूं तो उस पर कोई भी मैंने थंबनेल या कोई भी हेडिंग नहीं डाली है. एक्चुअली आई थॉट कि वो हेडिंग वगैरह जो है मैं बाद में डाल दूंगी और उसके पहले ही वीडियो अपलोड हो गई. एंड द सेकेंड थिंग इज़ दैट कि कोई प्रॉब्लम आने की वजह से आई एम अनेबल टू सी दैट वीडियो, मतलब वो मुझे वीडियो दिख भी नहीं रही है अपने चैनल पे, लेकिन वो अपलोड हो चुकी है. तो आप उसको पढ़ लीजिए. उस टॉपिक में जो है मैंने कवर किया है दैट इज़ अ सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन, वो भी उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ क्या है. सो दैट इज़ अ टॉपिक. और मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन कि रेप्लिकेशन होता कैसे है, क्या क्या एंजाइम्स इन्वॉल्व है. So this is going to be studied in this lecture. The whole lecture is totally based on NCERT. पूरा का पूरा NCERT based है. I am going to cover each and every topic so that आपका कोई भी doubt और कोई भी revision ना बाकी रहे. And you can also revise this note for your NEET exam as well, because this video is beneficial for class 11, 12 and those who are preparing for NEET exam as well. ठीक है. So let's begin our topic that is your mechanism of replication. So अभी तक आपने replication के बारे में क्या पढ़ा है? सबसे बड़ी चीज पढ़ी है that it is a semi conservative method. So if we are talking about replication, तो आपने replication के बारे में क्या पढ़ा है? That it is a semi conservative method. सेमी कंजर्वेटिव मेथड क्या है, मैं बार बार इसलिए रिवाइज कराती हूँ सो दैट आपका जो चैप्टर का लिंक है वो ना स्किप ना हो और आप एक सीक्वेंस से देख पाए. अगर आप मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन भी टॉपिक खोल रहे हैं तो आपको एक आइडिया लग जाए. तो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सेमी कंजर्वेटिव मेथड, तो सेमी कंजर्वेटिव में एक पेरेंट डीएनए है. सो दिस इज योर पेरेंट डीएनए. ये पेरेंट डीएनए क्या होगा? सेपरेट होगा और सिंगल स्ट्रैंड कैसे एक्ट करेगा? एक्ट एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड. सिंगल स्ट्रैंड कैसे एक्ट करेगा? एक्ट एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड. तो अब दोनों स्ट्रैंड को हमें सेपरेट करना है. तो हमने ये सेपरेट कर दिया और ये सेपरेट कर दिया. अब इसमें ही नया डीएनए सिंथेसाइज्ड हो जाएगा, नया डीएनए बन जाएगा. तो ये क्या फॉर्मेशन हुई? दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ डॉटर डीएनए. डॉटर डीएनए में आपको, आप अगर कलर से देखना चाहे तो कलर से भी समझ में आ रहा है कि एक पुराना डीएनए दैट इज अ पेरेंट डीएनए है. ये जो है दैट इज योर पेरेंट डीएनए. और एक व्हाइट से मैंने बनाया है दैट इज योर न्यू डीएनए, दैट इज न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए. So this is known as semi conservative method. अब इसमें रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या इसके मैकेनिज्म है, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, इन सब के बारे में देखेंगे. सो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक जिसमें हम लिखते हैं पहले दैट इज एंजाइम्स इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस. कौन कौन से एंजाइम रेप्लिकेशन में जरूरी है? आपकी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन फॉर बेसिक लिंक हो जाए चैप्टर तो आपको पता होने चाहिए. फर्स्ट एंजाइम है दैट इज योर हेलिकेज एंजाइम. हेलिकेज एंजाइम, हेलिकेज का मतलब क्या होता है? दैट इज अनवाइंडिंग करना या कहो अनजिपिंग करना. अनवाइंडिंग और अनजिपिंग किसकी करेंगे? दैट इज डीएनए की करेंगे. ठीक है. मतलब एक मतलब रस्सी की तरह सोचो. एक रस्सी है जिसमें दो फोल्ड्स होते हैं, तो जब उनको आप सेपरेट करते हो तो वो जो सेपरेट के लिए एंजाइम यूज हो रहा है दैट इज अ हेलिकेज एंजाइम, जिससे वो अलग हो रही है. तो वो जो अनवाइंडिंग और अनजिपिंग होती है डीएनए स्ट्रैंड की, वो किसकी वजह से होती है? दैट इज ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड. मतलब उनके हम हाइड्रोजन बॉन्ड को रिमूव कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड को रिमूव कर रहे हैं. एक और चीज यूज होती है दैट इज एसएसबीपी.
दैट इज अ सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। इसका नाम क्या है? सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। अगर आप घर में रस्सी देखेंगे, जो दो रस्सी आपस में फोल्ड हो रखी होंगी, तो जब आप उन्हें अलग करते हो तो वो दोबारा से आके कॉइल होने की कोशिश करेंगी, दोबारा जुड़ेंगी। तो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन का काम क्या होता है? ये स्टेबलाइज करते हैं चेन को, स्टेबलाइज द स्ट्रैंड को स्टेबलाइज करते हैं कि वो अगर अलग हो गए तो वो अलग ही बने रहे, और प्रिवेंट करते हैं कि दोबारा से हाइड्रोजन बॉन्ड ना बने और उनकी आपस में कॉइलिंग ना हो, एंड प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। एंड डज नॉट लीड टू वाइंडिंग, दोबारा से वाइंडिंग ना हो, मतलब दोबारा से जाके एक दूसरे से कॉइल ना हो। ठीक है। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड, टोपो आइसोमरेज की। तो ये जो टोपो आइसोमरेज है, ये एंजाइम कहाँ होता है? दैट इज इन यूकैरियोट्स। और इसी टोपो आइसोमरेज का दूसरा नाम क्या है? डीएनए गायरेज। ये जो डीएनए गायरेज होता है, ये किसके लिए कहाँ लिखा जाता है? दैट इज इन प्रोकैरियोट। तो अगर डीएनए गायरेज लिखा है तो समझ जाना प्रोकैरियोट की बात हो रही है, टोपो आइसोमरेज लिखा है तो समझ जाना यूकैरियोट की बात हो रही है। इसका काम क्या होता है? ये हेल्प करता है, हेल्प इन सुपर कॉइलिंग एंड रिड्यूस टेंशन, और टेंशन को रिड्यूस करता है। टेंशन मतलब जो तुम्हारी टेंशन चल रही है उस टेंशन की बात नहीं हो रही, जो कॉइलिंग की वजह से टेंशन है उसकी बात हो रही है। तो आप ऐसा करना, दो दुपट्टे लेना, दोनों दुपट्टों को आपस में फोल्ड करना, वो दोनों जब दुपट्टे में कॉइल्स बन जाएंगे, तो जब आप उन कॉइल्स को ओपन करोगे तो आप देखोगे कि नीचे वाली तरफ जहां से आपने खोल दिया उससे अपोजिट एंड में और ज्यादा टेंशन क्रिएट हो रहा होगा, और ज्यादा कॉइलिंग हो रही होगी, सुपर कॉइलिंग, टाइटनिंग हो रही होगी। ठीक है। तो उसके लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है? उसको कौन प्रिवेंट करता है? उस टाइटनिंग को, कि वो सुपर कॉइलिंग ना हो, टेंशन कम रहे। दैट इज अ टोपो आइसोमरेज इन यूकैरियोट्स, डीएनए गायरेज इन प्रोकैरियोट्स। तो दीज आर द 3 एंजाइम्स which are responsible, ठीक है, for unwinding and unzipping of DNA। नेक्स्ट अगर हम बात करें फोर्थ, एक होता है आपका आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज, अरे हम तो डीएनए रेप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, डीएनए रेप्लिकेशन में आरएनए पॉलीमरेज कहाँ आया? तो मैंने आपको आरएनए वर्ल्ड में पढ़ाया था कि डीएनए रेप्लिकेशन में भी आरएनए की जरूरत पड़ती है, तो ये वही है। आरएनए पॉलीमरेज का काम क्या होता है? ये करता है फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर बनाता है। क्या बनाता है? आरएनए प्राइमर बनाता है। आरएनए प्राइमर क्या होता है? दैट इज अ शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए। शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए, आरएनए का छोटा सा आरएनए का छोटा सा टुकड़ा जिसे हम आरएनए प्राइमर कहते हैं, बनाता कौन है? आरएनए पॉलीमरेज बनाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे मेन एंजाइम की, जो कि डीएनए रेप्लिकेशन में होता है, दैट इज अ डीएनए पॉलीमरेज। और इसका पूरा नाम क्या होता है? दैट इज अ डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। क्योंकि हम डीएनए से ही बना रहे हैं ना, तो दैट इज अ डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है
ये फॉर्मेशन करता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए। जो नया डीएनए बनता है वो इसी से बनता है, डीएनए पॉलीमरेज से। न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर्स, छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड्स बना के। अब प्रोकैरियोट्स में 3 तरीके के डीएनए पॉलीमरेज होते हैं। इन प्रोकैरियोट्स 3 type of DNA polymerase are present. 3 type of DNA polymerase 3 तरीके के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? दैट इज DNA polymerase, वन, DNA polymerase 2, और डीएनए पॉलीमरेज 3। इन दोनों में से मेन एंजाइम कौन है? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। मेन एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज 3 है। तो आपको पता चल गया कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जो है, जिसका हमने छोटा सा नाम ले लिया डीएनए पॉलीमरेज, वो क्या है? दैट इज अ मेन एंजाइम। कौन सा वाला? थर्ड वाला। थर्ड वाला क्या है? मेन एंजाइम है। तो यहाँ पर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें या फिर यूकैरियोट्स की बात करें, एक ही बात है, क्योंकि दोनों के अंदर कौन सा डीएनए प्रेजेंट होता है? बी फॉर्म ऑफ डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होता है, ये अच्छा क्यों है? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है, ये मेन एंजाइम क्यों है? और ये बेटर क्यों है? क्यों बेटर है? पहली बात, फास्ट है। दूसरा, मोस्ट एक्यूरेट है। एक्यूरेट का मतलब, एक्यूरेट का मतलब है जहां पे जो नाइट्रोजनस बेस कॉम्प्लीमेंट्री अपोजिट अटैच होंगे, जो अटैच होना चाहिए उसी को अटैच कराएगा, जिसकी वजह से अगर बाय चांस गलती हो जाए, कोई दूसरा अटैच हो जाएगा तो म्यूटेशन हो जाएगी। तो एक्यूरेट का मतलब क्या है? दैट इफ रॉन्ग बेस अगर अटैच हो गया, रॉन्ग बेस अटैच हो गया तो क्या होगा? इट विल लीड टू म्यूटेशन। लीड टू म्यूटेशन, क्या हो जाएगी? म्यूटेशन हो जाएगी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करें, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या है? फास्ट है भाई। एक टाइम पे कितने ऐड करेगा? दैट इज ऐड 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। ठीक है, यहां तक क्लियर है? इज इट क्लियर? जस्ट टेक इन टू, एक बार स्लाइड देख लीजिए। लेट्स मूव टू द अदर स्लाइड। अब हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोट की। तो इतनी देर से पूरे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हमने एक ही प्रोकैरियोट की बात की है, दैट इज योर ई कोलाई। ई कोलाई में टोटल बेस पेयर्स कितने होते हैं? टोटल होते हैं 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर। ये पूरी लेंथ है डीएनए की। ठीक है, एक बार में कितने अटैच हो रहे हैं? एक बार में कितने अटैच हो रहे हैं भाई? रेप्लिकेशन फास्ट है ना, तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है, वो कितने अटैच कर रहा है? दैट इज अटैच 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। तो ये क्या है? 2000 बेस पेयर पर सेकेंड, दैट इज अ एवरेज रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन। एवरेज रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन का एवरेज रेट है, मतलब इतने तो ऐड होने ही चाहिए। अगर हम बात करें पूरी रेप्लिकेशन की,
तो वो कितनी देर में हो जाएगी? अगर हम बात करें रेप्लिकेशन टाइम की तो वो कितनी देर में हो जाएगी? इट विल टेक 18 मिनट्स। ठीक है, नेक्स्ट एक और चीज है, उसे नोट कर लीजिए। पहला, प्रोकैरियोट की बात करें और प्रोकैरियोट में भी किसकी बात करें? दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट ई कोलाई। प्रोकैरियोट में किसकी बात करें? ई कोलाई की। तो ई कोलाई का सेल डिवीजन टाइम कितना होता है? सेल डिवीजन टाइम कितना है? 20 मिनट्स। और वहीं पे हम बात करें रेप्लिकेशन टाइम कितना है? दैट इज 18 मिनट्स। इज इट क्लियर? जस्ट एक बार स्लाइड देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये जो रेप्लिकेशन की बात हो रही है, ये रेप्लिकेशन टाइम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में अलग अलग होता है। अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स की और यूकैरियोट्स की, तो अभी आप देख के आए प्रोकैरियोट्स में मिनट लग रहे थे, तो इट विल टेक मिनट्स। और ये क्या है? फ्यू आवर्स चाहिए भाई रेप्लिकेशन के लिए। इज इट क्लियर? एक बार स्लाइड देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो भाई हमें एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी चाहिए, दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है? वो जगह जहां से रेप्लिकेशन शुरू होगी, ऐसा नहीं है कहीं से भी शुरू हो जाएगी। ठीक है, दैट इज जहां से हम अनवाइंडिंग करेंगे, प्रोसेस ऑफ अनजिपिंग स्टार्ट एट स्पेसिफिक पॉइंट। मतलब अनजिप जो कर रहे हैं, डीएनए को जो जिप अनजिपिंग कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं, वो भी एक स्पेसिफिक पॉइंट से होगा ना। स्पेसिफिक पॉइंट, पॉइंट या कहो साइट। ठीक है, उसी को कहते हैं, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? उसी को ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। या फिर साइट वेयर द रेप्लिकेशन अकर, ऐसी जगह जहां से हम रेप्लिकेशन की शुरुआत करेंगे। हमें नया सिंथेसाइज डीएनए बनाना है ना, एक तो पेरेंटल वाला पहले से गिवन है, अब नया वाला किस तरफ से बनाएंगे? उसके लिए हमें ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, पता होना चाहिए। साइट वेयर द रेप्लिकेशन स्टार्ट। तो ये प्रोकैरियोट्स में अलग होता है, यूकैरियोट्स में अलग होता है। प्रोकैरियोट्स में कितनी साइट होती है और यूकैरियोट्स में कितनी साइट होती है? तो अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोट में सिर्फ एक ही साइट होती है, सिंगल साइट। और यहाँ पे क्या होती है? बहुत सारी साइट होती है, मैनी साइट। और जितनी भी साइट होती है सब में एक साथ रेप्लिकेशन शुरू होती है। क्लियर है? आगे बढ़े, एक बार स्लाइड देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वो जगह जहां से अनजिपिंग शुरू हुई, अनवाइंडिंग शुरू हुई, वो या तो कहो वो जगह जहां से रेप्लिकेशन शुरू होगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर है? तो लेट्स रीड आउट दिस एनसीईआरटी पैराग्राफ। एज द इनर लिविंग सेल्स सच एज ई कोलाई, प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन रिक्वायर्स अ कैटलिस्ट एंजाइम। जो मेन एंजाइम होता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, वो भी कौन सा वाला? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड वाला, जिसमें हम डीएनए को टेम्पलेट की तरह यूज करेंगे और दूसरी तरफ से पॉलीमराइजेशन करेंगे डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स का। ये जो एंजाइम है आर हाईली एफिशिएंट and catalyze the polymerization of large number of nucleotides in a very short period of time। जैसे कि आपको पता है ई कोलाई के पास इतने बेस पेयर है और ह्यूमंस के पास इतने बेस पेयर है। तो ये जो प्रोसेस है ई कोलाई वाला, वो कितनी देर में कंप्लीट हो जाएगा रेप्लिकेशन का? इट विल टेक 18 मिनट्स।
और एवरेज रेट मतलब कितनी 80, अगर पूरे रेप्लिकेशन प्रोसेस को 18 मिनट लग रहे हैं तो सेकंड्स में कितने बेस पेयर ऐड होने चाहिए, सेकंड में 2000 बेस पेयर ऐड होने चाहिए। ठीक है, नॉट ओनली डू दीज पॉलीमरेज हैव टू बी फास्ट, इनकी जो कैटालिटिक रिएक्शन है उसके पास भी हाई डिग्री एक्यूरेसी होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि यही पॉलीमराइजेशन फास्ट होना चाहिए, उसके अलावा जो भी हम कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं वो भी हाई डिग्री एक्यूरेसी का होना चाहिए, मतलब एकदम एग्जैक्ट होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई भी मिस्टेक हुई रेप्लिकेशन में, कोई भी बेस किसी से भी जाके अटैच हो गया तो उसकी वजह से क्या हो जाएगी, म्यूटेशन हो जाएगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि रेप्लिकेशन जो है एनर्जेटिकली बहुत ज़्यादा वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस है, मतलब हमें हाई एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये जो रेप्लिकेशन है दैट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। ठीक है, अब इसी के बारे में देखते हैं कि ये एक्सपेंसिव प्रोसेस क्यों है। सो एज यू नो कि ये जो है आपका दैट इज योर एक्सपेंसिव प्रोसेस। ठीक है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन, जो हम न्यू चेन बना रहे हैं, ठीक है, उसके लिए हमें वी नीड टू एक्टिवेट, बहुत सारे किसकी जरूरत पड़ेगी, एक्टिवेट या रिक्वायरमेंट किसकी होगी, क्या भाई अगर दूसरी साइड से चेन बन रही है तो एक के बाद एक डीएनए बन रहा है तो वो अटैच क्या हो रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड ही तो हो रहे हैं, अटैचमेंट या रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड। और ये अगर हमें रिक्वायर है तो इसके लिए क्या चाहिए, दैट इज एनर्जी कैसी होगी, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होगी, हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट है भाई। ठीक है, तो जो भी न्यूक्लियोटाइड होते हैं दे आर प्रेजेंट इन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, साइटोसिन मोनोफॉस्फेट और थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। इसमें हम क्या कर देंगे, दैट इज अटैचमेंट ऑफ फॉस्फोरिक ग्रुप, जैसे ये अटैच कर देंगे ये कन्वर्ट हो जाएगा एटीपी, जीटीपी, सीटीपी और थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट, दे ऑल आर, अब क्या बन गए ये सारे के सारे, ये सारे बन गए ट्राइफॉस्फेट। और इन ट्राइफॉस्फेट के पास क्या है, बहुत सारी एनर्जी है। ये जितने भी ट्राइफॉस्फेट्स हैं इन सब के क्या होंगे, डुअल पर्पस होंगे, एक साथ दो काम करेंगे, एक तो भाई ऐड हो रहे हैं, दूसरा डुअल पर्पस। इनकी जरूरत क्यों पड़ रही है, देखो जो नया डीएनए बन रहा है वो नया डीएनए में भी हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, न्यूक्लियोटाइड की रिक्वायरमेंट है ना। तो ये ट्राइफॉस्फेट क्या करेंगे, एक तो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोवाइड एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन, एक तो भाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट है और दूसरी किसकी रिक्वायरमेंट है, दैट दे एक्ट एज अ सबस्ट्रेट, ताकि ये जो एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस है वो इजीली चल सके। वही लिखा है यहाँ पे कि जितने भी आपके ट्राइफॉस्फेट है, डीऑक्सी दैट इज डीऑक्सी ट्राइफॉस्फेट, वो डुअल पर्पस की तरह काम करेंगे, सबस्ट्रेट की तरह भी करेंगे, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे फॉर पॉलीमराइजेशन को। ठीक है, जितने भी आपके दो टर्मिनल फॉस्फेट हैं डीऑक्सी राइबो ट्राइफॉस्फेट में, वो हाई एनर्जी फॉस्फेट है इन द केस ऑफ ट्राइफॉस्फेट, क्योंकि मोनोफॉस्फेट लगा होता है, जो बाद के दो फॉस्फेट लगे हैं दे आर हाई एनर्जी फॉस्फेट। इज इट क्लियर? तो दिस इज अबाउट दिस पैराग्राफ, आपको सारे एंजाइम्स भी क्लियर है। चलिए अब एक बार देखते हैं कि ये बनेगा कैसे। ठीक है, मैकेनिज्म। ठीक है, अब दिस इज योर डीएनए, ठीक है, दिस इज योर डीएनए, ये है 3' to 5', ये है 5' to 3'। इसमें ये सारे हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, अब इन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें किसकी जरूरत है, दैट इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम चाहिए क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है।
ठीक है, ये हमने हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ दिए। इधर है 3 डैश 5 डैश 3 डैश 5 डैश। ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द हेलिकेज एंजाइम। ये आपका हेलिकेज एंजाइम है। ये आपस में बॉन्ड ना बनाए, दोबारा से जाके कॉइल ना हो जाए, तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट है? दैट इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। और ऊपर कौन सा एंजाइम लगेगा? दैट इज टोपोआइसोमरेज, ताकि इनकी टाइटनिंग ना हो और क्या ना हो, इनकी टेंशन रिड्यूस करे। और डीएनए गायरेज होगा आपका प्रोकैरियोट में, और टोपोआइसोमरेज होगा आपका यूकैरियोट में। इतना क्लियर है? ये तीनों एंजाइम ने पूरे डीएनए को क्या कर दिया? स्टेबलाइज कर दिया। अब आपका बचा इतना डीएनए। ठीक है, ये डीएनए बचा। ये जो शेप बनती है इसे हम क्या कहते हैं? दैट इज अ रेप्लिकेशन फॉर्क। रेप्लिकेशन फॉर्क। ठीक है, हमने पूरे में क्यों नहीं, मतलब जो भी ब्रेकेज करी है वो पूरे डीएनए में क्यों नहीं करी है, थोड़ा सा ही क्यों तोड़ा है? बिकॉज इट इज अ एक्सपेंसिव प्रोसेस। तो एज यू कैन सी कि जो आपका होल डीएनए है, होल डीएनए इज नॉट सेपरेटेड। पूरा का पूरा डीएनए जो है हमने अलग नहीं किया, थोड़ा सा ही किया है, सेपरेटेड बाय इट्स इंटायर लेंथ। क्यों नहीं करा है? बिकॉज इसमें हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। ड्यू टू रिक्वायरमेंट ऑफ हाई एनर्जी, तो हम थोड़ा थोड़ा तोड़ लेते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ हाई एनर्जी। ठीक है, इसी वजह से ये जो स्मॉल ओपनिंग हुई है इसको हम रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट, अब यहां क्या होगा? जो आपका डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, जिसको हम कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आरएनए वर्ल्ड में पढ़ाया था कि ये जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, जिसका काम है डीएनए के पॉलीमर्स को बनाना, नई चेन को सिंथेसाइज करना, ये खुद नहीं कर सकता है। कैन नॉट इनिशिएट द प्रोसेस, कैन नॉट इनिशिएट और स्टार्ट द रेप्लिकेशन प्रोसेस। ये खुद रेप्लिकेशन का प्रोसेस जो है वो शुरू नहीं कर सकता। इसके लिए इसे किसकी रिक्वायरमेंट है? दैट इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ आरएनए प्राइमर। किसकी रिक्वायरमेंट है? आरएनए प्राइमर की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, किसकी रिक्वायरमेंट है? दैट इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ आरएनए प्राइमर। ठीक है, ये आरएनए प्राइमर कहां अटैच होगा? दैट इज अटैच एट 5' to 3' एंड। ठीक है, अब हमने ड्रॉ करना है जो हमने आधा डीएनए को ब्रेक किया है। सो दिस इज योर डीएनए, इसको हमने इतना ब्रेक कर दिया है। यहां पर है 3' to 5' 5' to 3' to 5'। ठीक है, अब हमें आरएनए प्राइमर को ऐड करना है। तो आरएनए प्राइमर को कौन ऐड करता है? आरएनए प्राइमर इज ऐड बाय विच एंजाइम? कौन सा एंजाइम की जरूरत पड़ती है? आरएनए पॉलीमरेज। भाई आरएनए पॉलीमरेज ही तो आरएनए प्राइमर बनाएगा। तो हमने यहाँ पे कर दिया ऐड आरएनए पॉलीमरेज। ये क्या है? आरएनए पॉलीमरेज। अब ये क्या करेगा? आरएनए पॉलीमरेज का काम क्या है? फॉर्म करना आरएनए
प्राइमर, ये आरएनए प्राइमर को बनाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा ये बनेगा आपका आरएनए प्राइमर, तो इसे लिख दो, ये क्या बना, आरएनए प्राइमर। और जैसे ही थोड़ा सा आरएनए प्राइमर बन जाएगा, ठीक है, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर, आरएनए प्राइमर आपका कौन सी डायरेक्शन में बनना चाहिए, 5 to 3। अगर ये 3 to 5 है तो ये क्या होगा, 5 to 3, बिल्कुल सही डायरेक्शन में बन रहा है, सही डायरेक्शन में बन रहा है। उसके बाद क्या होगा, अटैचमेंट ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। अब आपका डीएनए पॉलीमरेज अटैच होगा, अटैच डीएनए पॉलीमरेज। तो अब हमने डीएनए पॉलीमरेज को क्या कर दिया, अटैच कर दिया। तो दिस इज योर डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज। ये डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, इसको पूरा कंप्लीट कर देगा, ठीक है। अब आपने क्या देखा, अब इसे अगर दोबारा ड्रॉ करना हो तो जस्ट ड्रॉ इट सो दैट आपको ये क्लियर हो जाए। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, हमने इससे ड्रॉ किया था ना, व्हाइट वाले से, तो मैं एक्चुअली व्हाइट को ही ढूंढ रही थी। ठीक है, हमने यहाँ पे पहले ऐड करा कौन सा प्राइमर, आरएनए पॉलीमरेज। पहले पॉलीमरेज ऐड होगा ना, फिर ऐड किया आरएनए प्राइमर, ये क्या था, आरएनए प्राइमर। और ये रिएक्शन को कंप्लीट कराएगा, फिर ऐड होगा डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, और ये चेन को पूरा ऐसे करके बढ़ाता जाएगा। ठीक है, ये था आपका 3' to 5', 3' to 5', ये आपका जुड़ा 5' से 3'। ठीक है, अब एक बार आरएनए प्राइमर ऐड हुआ, एज यू सी इन द डायग्राम कि हमने एक बार आरएनए प्राइमर को ऐड करा है। ठीक है, एक बार आरएनए प्राइमर ऐड हुआ और ये रिएक्शन ऐसे ऐसे करके बढ़ती जाएगी। ठीक है, अगर आप इसे दोबारा ड्रॉ करेंगे तो अब की बार ये लंबा कर दीजिए। ठीक है, फिर से आपका यहाँ पे कौन प्रेजेंट है, आरएनए पॉलीमरेज, इसने रिएक्शन आगे बढ़ाई, एडिशन हुआ आरएनए प्राइमर, यहां ऐड होगा डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, और ये पूरी अनवाइंडिंग होती गई और ये इस तरफ बढ़ता गया। ये था 3' to 5', ये था 5' to 3', सॉरी 3' to 5', ये आपका चलेगा 5' to 3'। तो ये ऐसे करके बढ़ता जाएगा। लेकिन सिमिलरली यहां पर भी क्या होगा, ये जब ये छोटा था तो यहां पर भी दोबारा से क्या होगा, आरएनए प्राइमर लगेगा पहले इस साइड भी, और फिर क्या होगा, फिर आरएनए, सॉरी पहले क्या लगेगा, आरएनए पॉलीमरेज लगेगा। वो पॉलीमरेज क्या बनाएगा, आरएनए प्राइमर बनाएगा, और जब वो आरएनए प्राइमर बन जाएगा तो उसके बाद क्या बनेगा, दैट इज डीएनए पॉलीमरेज बनेगा। ठीक है, अब ये वाली चीज जैसे जैसे चेन खुलती जाएगी, इसको तो डायरेक्शन मिल गई, ये वाली चीज तो अब की बार यहां आ गई ना। जैसे ये था आरएनए प्राइमर पॉलीमरेज, ये हुआ आपका आरएनए प्राइमर, और यहां पर आपका लगा डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन ये रिएक्शन इधर क्यों बढ़ाएगा, ये वाली कैसे बनेगी, तो इसका मतलब दोबारा से यहाँ पे क्या होगा, अटैचमेंट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, फिर से आरएनए प्राइमर, और फिर से डीएनए पॉलीमरेज। ये भी कौन सी डायरेक्शन होगी, 5' to 3' डायरेक्शन। इज इट क्लियर। तो एक तरफ तो आपने देखा कि कॉन्टिन्यूअस चल रहा है, अगर आप बिल्कुल एग्जैक्ट देखो, अगर आप बिल्कुल एग्जैक्ट देखो
कि ये आपका 3' to 5' है, ये आपका 5' to 3' है, दैट इज 3' to 5' है। यहां पर तो आपने थोड़ा सा ही लगाया और ये रिएक्शन आगे करके पूरी बढ़ गई, जबकि यहां पर आपको लगाना पड़ा दैट इज योर आरएनए पॉलीमरेज, फिर आपको लगाना पड़ेगा आरएनए पॉलीमरेज, और फिर आपको लगाना पड़ेगा आरएनए पॉलीमरेज, बार बार लगाना पड़ेगा क्योंकि रिएक्शन नीचे की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, फिर आरएनए प्राइमर लगेगा और यहाँ पे फिर लगेगा डीएनए पॉलीमरेज, जबकि यहाँ पर क्या हुआ, ये आपका था आरएनए पॉलीमरेज, थोड़ा सा आपका बना आरएनए प्राइमर, और पूरी रिएक्शन ये लग गया आपका डीएनए पॉलीमरेज, और पूरी रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में चलती चली गई। लेकिन डीएनए पॉलीमरेज इधर तो नीचे की तरफ आ गया, तो इसके सिंथेसाइज करने के लिए आपको बार बार लगाना पड़ेगा। तो आपको पता चल गया ये जो स्ट्रैंड बराबर चलता जा रहा है। पहले तो ये व्हाइट वाला स्ट्रैंड कौन सा स्ट्रैंड है, पेरेंटल, क्योंकि ये पहले से प्रेजेंट है, नया हम बना रहे हैं, तो ये कौन सा नया बन रहा है, तो ये कैसा हुआ, कॉन्टिन्यूअस। और ये कैसा हो गया, डिसकॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट, ये जो कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड है ये एक तरीके से क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। एक बार डीएनए पॉलीमरेज बन गया, फिर उसने पूरे को लीड कर लिया, सो इट इज अ लीडिंग स्ट्रैंड। वेयर एज अगर हम बात करें डिसकॉन्टिन्यूअस की, तो ये कैसा है, दैट इज अ लैगिंग स्ट्रैंड, ये लैग कर रहा है। और ये जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनेंगे, ये देखो ये फ्रेगमेंट बन रहा है, आई थिंक आई हैव टू यूज अनदर पेन, हाँ ये फ्रेगमेंट बन रहा है, ये फ्रेगमेंट बन रहा है, और ये फ्रेगमेंट बन रहा है। ये जो 3 फ्रेगमेंट बन रहा है इसे हम क्या कहते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट बाद में जाके ज्वाइन हो जाएंगे, ज्वाइन बाय किसकी हेल्प से, डीएनए लाइगेज की हेल्प से। तो दिस इज ऑल अबाउट एंजाइम्स, कौन कैसे बन रहा है, और ऐसे करके रेप्लिकेशन पूरा हो जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन, इज इट क्लियर, ठीक है, कैसे बन रहा है। और आफ्टर कंप्लीशन द रिएक्शन, ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग या आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रेप्लिकेशन, जब रेप्लिकेशन पूरा हो जाएगा, जितने भी आपके आरएनए प्राइमर बने हैं, ऑल आरएनए प्राइमर आर रिमूव्ड, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, रिमूव्ड हो जाएंगे। ठीक है, इज इट क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द एनसीईआरटी, लेट्स सी। तो इन एडिशन टू डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, हमें बहुत सारे और एंजाइम्स की भी जरूरत है टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। कौन कौन से एंजाइम्स की जरूरत है, कौन कौन से एंजाइम्स की जरूरत है, क्या क्या पढ़े आपने, हेलिकेज पढ़ा, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन पढ़ा, इसके बाद टोपो आइसोमरेज पढ़ा, टोपो आइसोमरेज ही दूसरा क्या है, डीएनए गाइरेज है, और क्या पढ़ा, आरएनए पॉलीमरेज पढ़ा, और लास्ट में जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स को अटैच करेगा दैट इज योर डीएनए लाइगेज पढ़ा। सो ये सारे एंजाइम्स की भी जरूरत पड़ेगी फॉर अ लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल। अगर बहुत लंबा डीएनए मॉलिक्यूल है तो दोनों स्ट्रैंड जो ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे सेपरेट हो जाएंगे, नहीं, क्योंकि उसके लिए हमें हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इसीलिए हम छोटी सी ओपनिंग करते हैं, और उस छोटी सी ओपनिंग को क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। एक चीज याद रखना, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जो है वो हमेशा 5' to 3' रहेगा। ठीक है, सो दिस क्रिएट सम एडिशनल कॉम्प्लेक्शन एट द रेप्लिकेशन फॉर्क। एक स्ट्रैंड जो हो जाएगा टेम्पलेट विद द पोलरिटी ऑफ 3' to 5', वो कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा, और दूसरा वाला डिसकॉन्टिन्यूअस बन जाएगा। डिसकॉन्टिन्यूअस क्यों बना, क्योंकि जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है वो हमेशा 5 to 3 पे ही रहेगा, तो एक तरफ तो बेचारा नीचे लैग कर गया ना, एक तरफ लीड कर गया, तो जिस तरफ लीड कर गया वो कॉन्टिन्यूअस, जिस तरफ लैग कर गया दैट इज डिसकॉन्टिन्यूअस। और जो डिसकॉन्टिन्यूअसली जो स्ट्रैंड फ्रेगमेंट्स बने वो बाद में ज्वाइंट हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ एंजाइम डीएनए लाइगेज। ये जो आपका डीएनए पॉलीमरेज होता है वो अपनी रेप्लिकेशन खुद नहीं करा सकता, ठीक है,
और वो जो रेप्लिकेशन है अपने आप खुद स्टार्ट नहीं हो सकती, ठीक है। पहली बात है, जो रेप्लिकेशन खुद नहीं करा सकता तो उसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, दैट इज रिक्वायरमेंट ऑफ आरएनए प्राइमर। वो आरएनए प्राइमर किससे बन रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। अब ये रेप्लिकेशन जो है वो किसी भी पॉइंट से स्टार्ट नहीं होती, तो उसके लिए वी हैव टू क्या रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यूकैरियोट्स में बहुत सारी होती है और प्रोकैरियोट में सिर्फ एक होती है, ठीक है। बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन द पीस ऑफ डीएनए इज नीडेड टू बी प्रोपोगेटेड ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोसीजर requires a vector or the vector provides the origin of replication. Next, not every detail of replication is understood well. In eukaryotes, the replication DNA take place at the S phase of cell cycle. ये आपको पता ही है, सेल साइकिल के S phase में ही यूकैरियोट्स में DNA की रेप्लिकेशन होगी. The replication of DNA and the cell division cycle should be highly coordinated. दोनों को एक दूसरे से highly coordinated होना चाहिए, क्योंकि अगर बाय चांस सेल डिवीजन के अंदर फेलियर आ गया डीएनए रेप्लिकेशन के बाद, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, पॉलीप्लॉइडी में हो जाएगा, जो कि ये क्या है, क्रोमोसोमल एनोमली है, ठीक है। इसके बाद जो है हमने इसके बारे में कहाँ पढ़ा है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में, कि अगर सेल डिवीजन में कोई अंतर आ जाता है टीलोफेज के बाद, तो उसके बाद क्या हो जाता है, वी हैव टू सी अ पॉलीप्लॉइडी, ठीक है। ये आपका मैंने स्ट्रैंड था, ये ऐसे बना था, यहाँ पे क्या हो रहा है, दैट इज अटैचमेंट ऑफ, यहाँ पे ये बार बार क्या अटैच हो रहे हैं, यहाँ पर एक फिर से आरएनए प्राइमर अटैच हुआ, आरएनए पॉलीमरेज, फिर यहाँ आरएनए पॉलीमरेज अटैच हुआ, उसी तरीके से यहाँ फिर अटैच हुआ, यहाँ क्या हुआ, एक ही बार में अटैच हुआ आरएनए पॉलीमर, यहाँ पे आरएनए प्राइमर लगा और ये आपका लग गया डीएनए पॉलीमरेज, तो सीधी सिंथेसिस हो गई, ठीक है। ये आपका था लीडिंग स्ट्रैंड, लीड करते हुए जा रहा है, दिस इज योर लैगिंग स्ट्रैंड। और पेरेंटल डीएनए को क्या कहते हैं, दैट इट इज एक्ट एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। आई होप इज इट clear to all of you, crystal clear to all of you. Thank you so much all of you, and see you in the next video. Stay tuned with our channel.